अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम अपनी पहली साइकिल यानी सेल्स साइकिल को शुरू कर लेते हैं। मैंने आपको इससे पहले ये बताया था कि इंटरनल कंट्रोल होते क्या हैं। सर इंटरनल कंट्रोल होते हैं आपके बनाए गए कायदे कवानीन, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो आप किसी मकसद को अचीव करने के लिए लगाते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंटरनल कंट्रोल। सही है जी। फिर हमने सब देखा कि भाई आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना होता है रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कैसे कौन सा सिस्टम है जिसके तहत हो के मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो चीज़ आके रिकॉर्ड होती है। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना ये है कि अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा हूँ तो उस एंटिटी में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में अगर सेल्स रिकॉर्ड होती है तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए गुजर के रिकॉर्ड होती है और उस पर क्या क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं। और फिर बता दूं कंट्रोल लगाने का मकसद होता है। तो मैंने उसको ईजी किया है आपके लिए कि मैंने जिस सेल्स साइकिल में इनिशिएशन से लेके रिकॉर्डिंग तक की जो भी चीज़ें हैं वो मैंने ऑल टुगेदर यहाँ पे अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव पार्क कर लिए हैं। सही है जी। तो आपने बहुत फोकस होकर देखना और ये इसी लेक्चर में आपकी पूरी सेल्स साइकिल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सेल्स साइकिल्स की शुरुआत ऐसे होती है कि जब मेरे पास कोई माल खरीदने आता है, यानी मुझे कोई ऑर्डर प्लेस करता है। पर जब मुझे कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो आप याद रखिएगा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं उसको माल बेचूंगा उधार पे। तो अगर उसको माल बेचूंगा उधार पे तो क्या मैं ऐसे ही उसको उठा के माल उधार पे दे दूंगा या पहले उसकी क्रेडिट वर्दनेस चेक करूंगा। सर क्रेडिट वर्दनेस चेक करूंगा। तो यहाँ पे इदारे का एक ऑब्जेक्टिव होता है, इदारे का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मेरा कोई बैड डेट नहीं होना चाहिए। तो सही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई टू अवॉइड बैड डेट। तो अवॉइड बैड डेट करने के लिए मुझे क्या कंट्रोल लगाना चाहिए, नहीं इदारे को, एंटिटी को क्या कंट्रोल लगाना चाहिए। भाई इदारे को कंट्रोल ये लगाना चाहिए कि किसी को माल उधार पे देने से पहले आप उसकी क्रेडिट लिमिट सेट करें अगर वो पहली बार आया है, या तो फिर उसकी क्रेडिट लिमिट चेक करें अगर वो दूसरी बार आया है। सर क्योंकि अगर लेट से मैंने उसकी हालत देख के, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, उसका बैकग्राउंड देख के उसकी ऑलरेडी लिमिट सेट की हुई थी 5 लाख रुपए और वो अब 4 लाख रुपए का माल हमसे ले चुका था, अब वो 2 लाख रुपए का ऑर्डर देने आया है उधार पे, तो हम उसको कहेंगे भाई आपको फर्दर 1 लाख रुपए उधार पे मिलेगा, 1 लाख रुपए आपको फर्दर पे करने होंगे, या तो आप पिछला पैसा सेटल करें तब आपको ये पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमने उसकी क्रेडिट लिमिट सेट की हुई थी 5 लाख रुपीज़। ये कंट्रोल क्यों लगाया गया? सर ऑब्जेक्टिव भी साथ में लिखा हुआ है, टू अवॉइड बैड डेट। यानी मैं अब ऑडिटर बन के सोचो, ये तो मैंने एंटिटी का बता दिया ना, अब ऑडिटर बन के सोचो मैं बीइंग एन ऑडिटर पहुंच गया क्लाइंट के पास और मैंने बोला क्योंकि भाई मुझे तो रिस्क असेस करना है ना, और रिस्क असेस करने के लिए आप एंटिटी को समझते हैं, एनवायरनमेंट को समझते हैं, उसके ऊपर लगाए गए इंटरनल कंट्रोल्स को समझते हैं। इस इंटरनल कंट्रोल में मैंने दारे से पूछे जाके यार तुम लोग जब किसी को सेल करते हो तो किसी ऐसे बंदे को सेल ना कर दो उधार पे जो कि पैसे ना पे कर पाए, तो उसका क्या कंट्रोल है? तो उसने बोला कि यार ऐसा तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो मतलब ये कंट्रोल की लैकिंग है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं? कंट्रोल डेफिशिएंसी। इस बिना के ऊपर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरे रिसीवेबल्स की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज मुझे ये आज ही पता है कि ये पैसे रिकवर नहीं होंगे क्योंकि ऐसे बंदे को माल बेचा गया है जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से रिस्क हो जाता है यहाँ पर है। ये आपको कैसे पता लगा? जब आपने इंटरनल कंट्रोल को समझा। ये सिर्फ इनिशिएशन पॉइंट है। फिर इसमें एग्जामिनर आपके साथ कुछ गेम कर सकता है। एग्जामिनर ये कर सकता है कि भाई आपको बोले कि क्रेडिट लिमिट जो सेल्स जो सेट की है वो सेल्स क्लर्क ने की है, सेल्स के डायरेक्टर ने की है। भाई सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा ये काम नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इफ रिटन इन क्वेश्चन दैट इट हैज बीन सेड बाय सेल्स डायरेक्टर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दिस इज नॉट सफिशिएंट। ये कंट्रोल तो है बट ये इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्स के डिपार्टमेंट का बंदा तो चाहेगा ना मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल्स हो, क्योंकि उस सेल्स के बंदे के बोनसेस इससे लिंक्ड है। तो ही इज लीज बॉर्डर अबाउट कि भाई किसको बेचा जा रहा है, कितने पे बेचा जा रहा है, इसको इससे कोई गर्ज नहीं है। इसको सिर्फ गर्ज ये है कि सेल होनी चाहिए ताकि इसके प्रॉफिट्स इनहैंस हो, क्योंकि इसका सेल्स टारगेट होता है। तो आप मुझे एक बात बताएं, तो क्या ये क्रेडिट लिमिट वही बंदा करेगा जो सेल्स का बंदा है, या वो बंदा करेगा जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है? सर इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट, जो क्रेडिट इवैल्यूएशन करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होगी क्रेडिट लिमिट सेट करने की, चेक करने की, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा। सही जी। वो किसी क्रेडिट डिपार्टमेंट का कोई एक बंदा होगा।
और एक और चीज़ सिखा दूं आपको, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिट करते हैं तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि क्रेडिट लिमिट या सेट करने की भी लिमिट्स होती हैं। यानी किसी को अगर 5 लाख रुपए का माल उधार पे देना है तो उसके लिए मैनेजर की अप्रूवल चलेगी। किसी को 1 मिलियन का माल उधार पे देना है तो उसके ऊपर के बंदे की सीनियर मैनेजर की अप्रूवल चलेगी। और अगर 2 मिलियन से ऊपर का देना है तो डायरेक्टर की, और 5 मिलियन से ऊपर का देना है तो भाई भी CEO की। यानी ये हायरार्की डिफाइन होती है, जिसको हम कहते हैं कि भाई आपने अप्रूवल हायरार्की डिसाइड की है ताकि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतनी ऊपर के बंदे की अप्रूवल चाहिए होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई अगर एक मेरी ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रही है और उस इनिशिएशन पॉइंट पे अगर मैं किसी को उधार पे माल बेच रहा हूं तो ऐसे नहीं बेच सकता। फर्स्ट आई नीड टू चेक क्रेडिट लिमिट एंड नीड टू सेट क्रेडिट लिमिट एंड चेक क्रेडिट लिमिट जो कि ऑलरेडी सेट हो चुकी है। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बंदा इस फेज से बाहर निकला, क्रेडिट लिमिट तो सेट हो गई, अब देखना ये है कि उसकी प्राइसिंग क्या करनी है। भाई यूजुअली ये होता है कि प्राइसिंग फिक्स हो जाती है, यानी अप्रूव प्राइस लिस्ट होती है। यानी आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्माइल इंडस्ट्रीज को ऑडिट कर चुका हूँ तो वहाँ पे अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट होती है कि इतने पे माल बेचना है। अब उसके अंदर कोई डिस्काउंट्स देने हैं तो ये इख्तियार हर किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये इख्तियार भी किसी सीनियर मैनेजमेंट के बंदे के पास होना चाहिए जिसको अथॉरिटी हो कि तुम इतना डिस्काउंट दे सकते हो। इससे ऊपर जाना तो फिर मेरे पास आके पूछना ये क्या है सर, ये ऑब्जेक्टिव है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या, अनऑथराइज्ड डिस्काउंट्स। तो इसका कंट्रोल क्या है कि डिस्काउंट शुड बी ऑथराइज्ड बाय हेड, प्राइसेस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट। यानी भाई अगर अप्रूव प्राइस लिस्ट को आप यूज करेंगे तो उसमें कोई छेड़खानी के चांसेस नहीं होते। लेट से आप इम्तियाज सुपर शो जाते हैं, चेजअप जाते हैं, तो वहां पे जब आप कोई चीज खरीदने लगते हैं तो वो बंदा अपनी पसंद की प्राइस पंच ही नहीं कर सकता, वो बारकोड लगाता है, प्राइस ऑटोमेटिकली पिक होती है। दिस इज कंट्रोल। ये कंट्रोल इसलिए लगाया गया क्योंकि वहां पे मौजूद बंदा जो काउंटर पे बैठा हुआ है उसके पास ये हरगिज अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को डिस्काउंट दे पाए। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज मेकिंग सेंस। चलिए जी, अब हमने क्या किया भाई, एक बंदा आया, उसने सेल्स ऑर्डर प्लेस किया, उसके लिए पहले हमने क्रेडिट लिमिट सेट की, चेक की, जो भी है, फिर हम आगे बढ़ गए, हमने बोला उसकी प्राइसिंग सेट करनी है। अब जब हम प्राइसिंग सेट करेंगे, ऑर्डर ओके हो जाएगा तो अब बनेगा परचेज ऑर्डर। अब क्या बनेगा, परचेज ऑर्डर। यानी अब हम जो सामने वाला, प्लीज सुनिएगा, अब हम जो सामने वाला मेरे पास आया है, सही है जी, वो परचेज ऑर्डर लेके आया ना, अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, अब मैं आपकी क्या बनाऊंगा भाई, सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा। तो अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि भाई प्री नंबर्ड यहाँ पे मेरे पास एक सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा। सेल्स ऑर्डर का मतलब ये कि भाई सामने वाले ने ऑर्डर दिया, उसमें क्वांटिटी मेंशन होगी, प्राइस मेंशन होगी और डिस्काउंट्स मेंशन होंगे और ये अप्रूव्ड होंगे इंडिपेंडेंट पर्सन से जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप क्या समझते हैं सर, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट अप्रूव करने वाला बंदा अलग है? यस। मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट्स या प्राइस सेलेक्ट करने वाला बंदा अलग है? यस। और सर फिर सेल्स ऑर्डर बनाने वाला बंदा अलग है। तो जब सारी चीज़ें होकर आती हैं तो फिर तीसरे बंदे को कहा जाता है भाई ये सारी चीज़ें अप्रूव हो गई, तुम खाली इसको पंच करो। क्योंकि अगर एक ही बंदे को ये सारा काम दे देंगे तो ही मे कमिट फ्रॉड, क्योंकि एक बंदे पे सारा काम डालोगे तो वो अपनी गलती छुपा लेगा, पर इसको बाइफरकेट करेगा तो डिटेक्ट हो जाएगा कि किसकी जिम्मेदारी क्या थी, उसने क्या भंड मारा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो खैर अब ऑब्जेक्टिव ये है सेल्स ऑर्डर बनाते वक्त टू अवॉइड अनऑथराइज इन्वेंट्री बीइंग आउटवर्ड। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वेयरहाउस से कोई अनऑथराइज माल बाहर ना जाए, यानी इन्वेंट्री बाहर ही तब जाए जब उसको परचेज ऑर्डर रिसीव हो, सेल्स ऑर्डर रिसीव हो। यानी किसी का परचेज ऑर्डर आया, मैंने उस पर क्या बनाया, सेल्स ऑर्डर, तो वेयरहाउस का जो गेट कीपर है वो माल बाहर जाने ही नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस वो सेल्स ऑर्डर से सपोर्टेड हो। क्योंकि जब सेल्स ऑर्डर बना ही नहीं है तो इन्वेंट्री से बाहर जाने का कोई तुक ही नहीं बनता ना, क्योंकि किसी का ऑर्डर ही नहीं आया। तो ये कंट्रोल लगा दिया कि भाई आपने जितने लोगों के ऑर्डर्स आने हैं उसको बाइफरकेट करना है और उसके लिए प्री नंबर्ड सेल्स ऑर्डर बनाना है। यानी लेट से 1011, 1012, 1013 ये ऑर्डर्स के नंबर आ रहे होंगे लाइन से, जिसमें एक ऑर्डर में उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस, उसके डिस्काउंट, दूसरे में क्वांटिटी, प्राइस, उसके डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें। और ये डेट वाइज होते हैं, और डेट वाइज इसलिए होते हैं क्योंकि हमें वेयरहाउस वाले को आगाह करना होता है कि भाई इस दिन पे इसकी डिलीवरी होगी तो ये माल रेडी करके सेट असाइड रखना। पर वो ये काम तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको इस वाले डिपार्टमेंट से सेल्स ऑर्डर ना मिल जाए। आई होप दिस इज क्लियर। फिर हम चलते हैं आगे। हम आगे चले तो अब कहानी आ गई वेयरहाउस पे। यही सेल्स ऑर्डर उठ के किसके पास आ जाएगा सर? वेयरहाउस के पास।
अब वेयर हाउस में क्या क्या मसले हो सकते हैं, उनको उन मसलों को सही करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैं कुछ वेयर हाउस में भी कंट्रोल लगाऊंगा। मैंने कहा आ जाए जी भाई। अब मकसद ये है कि मेरी जो है एप्रोप्रिएट क्वांटिटी यहाँ से आउट हो और क्वालिटी भी उसकी परफेक्ट हो, ताकि सामने वाला बाद में आके मुझे ये ना बोले कि तुमने ये कम माल बेचा है, सही है जी, क्वालिटी ख़राब है। तो इसको इंश्योर करने के लिए क्या होगा भाई, बिफोर डिस्पैच क्वांटिटी काउंट होगी और उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी, सही है जी। वो एक अलग बंदा करेगा जो इस चीज़ का एक्सपर्ट होगा, जो उसका रोज़मर्रा का काम होगा, सही है जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेयर हाउस मैनेजर के पास क्या आ जाएगा भाई, वेयर हाउस मैनेजर के पास सेल्स ऑर्डर आएगा, उस पर डेट लिखी होगी कब डिलीवरी करनी है। यहाँ पे जो वेयर हाउस मैनेजर है वो जो काउंट स्पेशलिस्ट होता है, उस काउंट करने वाले बंदे को बोलेगा, लेट से पाकिस्तान में गुलखानी होता है, पठानी होता है जो काउंट कर रहा होता है, खैर हम उसको बोलेंगे कि भाई ये लो, ये ऑर्डर है, इसको अलग करो, तो वो काउंट करेगा, उसकी क्वालिटी चेक करेगा। जब काउंटिंग और क्वालिटी चेक हो जाएगा तो हम बोलेंगे यस दीज गुड्स आर रेडी फॉर डिस्पैच। अच्छा भाई, फिर हमने कहा जब ये काम हो गया तो फिर हमारा एक और मकसद है कि मुझे वो क्लेम्स अवॉइड करने हैं कि सामने वाला आके फिर मुझे बोले कि मुझे गुड्स रिसीव नहीं हुए। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए यहाँ पे प्री नंबर्ड गुड डिस्पैच नोट बनाया जाएगा, गुड डिस्पैच नोट बनाया जाएगा जिस पे ये लिखा जाएगा कि भाई इतनी क्वांटिटी इस दिन के ऊपर हैंड ओवर की जा रही है और सामने वाले से उसके साइन लिए जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, हो सकता है सवाल में ये चीज़ मिसिंग हो, तो आपने फिर लिखना होगा कि ये कंट्रोल गायब है। अब सवाल किस नौइयत का आएगा, आपको पूरी सिचुएशन देगा एज इफ कि आपने किसी से इंक्वायरी करके पूछा है, एज इफ कि आपने किसी से इंक्वायरी करके लिखा है। तो आप देखेंगे इस लिखने में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। लेट से क्रेडिट पे माल बेचते हो, क्रेडिट लिमिट सेट या चेक होने की बात नहीं की हुई, तो आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर कंट्रोल डेफिशिएंसी है, क्योंकि देयर इज नो वन टू सेट क्रेडिट लिमिट और चेक क्रेडिट लिमिट। तो ऐसे आपने पिक करना है। और अपेरेंटली जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि गुड डिस्पैच नोट बना और साइन होने की बात नहीं हो रही है, गुड डिस्पैच नोट बन ही नहीं रहा, तो आप ये सिंपली लिखेंगे ये कंट्रोल डेफिशिएंसी है, क्योंकि ये मिसिंग है। अभी मैं लिखने का तरीका सिखाऊंगा बाद में, पहले हम समझ लेते हैं। खैर आगे फिर हमने कहा कि भाई अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई टू अवॉइड क्लेम्स फ्रॉम कस्टमर दैट क्वांटिटी हैव नॉट बीन रिसीव। तो इसका कंट्रोल क्या भाई, इसका कंट्रोल ये है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना, अगर मैं लेट से, प्लीज सुनिएगा, अगर मैं लेट से सामने वाले को माल बेचूं और उससे कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं लूं, या तो मैं उससे गुड डिस्पैच नोट पे साइन नहीं कर रहा हूं, तो क्या वो मुकर सकता है? यस। तो इस केस के अंदर मेरा तो टेक्निकली लॉस ही है ना, क्योंकि मैं सेल्स बुक करके भी मुझे रिसीवेबल को रिवर्स करना पड़ेगा, तो बैड डेट्स यहाँ पे भी इंक्रीज होते हैं, सेल्स भी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि अब तो माल चला गया और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, अनलेस के मैं उससे साइन करवा लूँ। आगे फिर हमने ये कहा वेयर हाउस के अंदर ही, सही है जी। अब दिमाग लगाते हैं। अब मुझे ये रिस्क है कि ऐसा तो नहीं है कि 50 सेल्स ऑर्डर बनाए मैंने, यानी परचेज ऑर्डर्स आए और सेल्स ऑर्डर बनाए मैंने 50, और हुआ ये कि उसमें से सिर्फ 30 डिस्पैच हुए हैं और 20 डिस्पैच होना बाकी रहेगा, जो कि मुझे पता ही नहीं है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए कि उसको टाइम पे माल मिल जाए, किसी का अनसेटिस्फाइड या अनडिस्पैच ऑर्डर ना रह जाए, इस चीज़ को केटर करने के लिए एक कंट्रोल लगाया जाता है, जिसमें हम सेल्स ऑर्डर जो बने हैं उसको गुड डिस्पैच नोट से कंपेयर करते हैं। जो सेल्स ऑर्डर बने हैं उसको किससे कंपेयर करते हैं बच्चों? गुड डिस्पैच नोट से। अब ये क्या करते हैं, जरा बात समझिए भाई। मैंने कहा कि अगर मेरे 50 सेल्स ऑर्डर बने और गुड डिस्पैच नोट 35 के हुए हैं, तो कितने बच गए? 15। तो वो 15 मेरे पास अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स में आने चाहिए, और मतलब एज इट इज दिखने भी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, एक बंदा आपको ऑर्डर देके चला गया, आपसे मिस हो गई वो डेट, तो फिर ये आपके लिए मसले वाली बात है कि आप अपना कस्टमर लूज करेंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू इंश्योर दैट ऑल द ऑर्डर रिसीव्ड हैव बीन डिस्पैच। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जितने भी परचेज ऑर्डर आए थे, हम इसको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हमने बनाया वो डॉक्यूमेंट। सेल्स ऑर्डर मैच GDN विद सेल्स ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अनफुलफिल्ड ऑर्डर, ये कंट्रोल है इसका। तो सर ये बात समझने की है, ये बात समझने की है कि अगर ये चीज़ मिसिंग हो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट है? भाई सेल्स बुक नहीं हुई होगी जो कि होनी चाहिए थी, सेल्स बुक नहीं हुई होगी तो जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि ये डिस्पैच नहीं हो पाया। सर ये कंट्रोल वीकनेस है, ये कंट्रोल वीकनेस है, क्योंकि अगर ये डिस्पैच हो जाता तो सेल्स बुक हो जाती। आई होप दिस इज क्लियर। आगे फिर हमने कहा कि जब ये सारे कार्यक्रम हो गए, गुड डिस्पैच नोट बन गया, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास,
अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास सेल्स ऑर्डर प्लस जीडीएन दोनों एक साथ चिपक के स्टेपल होके आगे चले जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। अच्छा, अब आपको सवाल में वो लिख के देगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट माइट बी पॉसिबल, फाइनेंस डिपार्टमेंट इनवॉइस बनाता है सेल्स ऑर्डर को देख के। किसको देख के? सेल्स ऑर्डर को देख के। और आपको उस वक्त ये समझ भी नहीं आएगी क्या कह के निकल गया एग्जामिनर। भाई सेल्स ऑर्डर से आपको क्वांटिटी पता लगेगी, प्राइस पता लगेगी। तो सर आप कह रहे होंगे जीडीएन की तो नीड ही नहीं है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सेल्स ऑर्डर अनफुलफिल्ड हो। एक और चीज़, सेल्स ऑर्डर आया हो किसी एक कस्टमर से 50,000 यूनिट का। कितने का? 50,000 यूनिट का। और उस कस्टमर को अब तक हमने 30,000 डिस्पैच किए हों। तो क्वांटिटी बेटा मुझे सेल्स ऑर्डर से नहीं देखनी है, जीडीएन से देखनी है, जितने डिस्पैच हुए। यानी जितना मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र किया है, जितनी मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की है, आई एम ओनली अलाउड टू रिकग्नाइज रेवेन्यू अप टू दोज एक्सटेंड। तो अप टू दोज एक्सटेंड का मतलब ये, अप टू डेट एक्सटेंड का मतलब ये है कि भाई अगर मैंने 30,000 यूनिट सप्लाई किए हैं तो मुझे सेल भी कितने यूनिट की बुक करनी चाहिए? 30,000 की। बस की प्राइसिंग कहाँ से मिलेगी? परचेज ऑर्डर से। यानी इस फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदे को अगर इनवॉइस बनानी है तो प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा कि इनवॉइस बनाते वक्त ये मेक श्योर करेगा कि परचेज ऑर्डर से प्राइसिंग डिस्काउंट जो भी वो भी अप्रूव्ड होंगे, वो चेंज नहीं कर पाएगा। और यूजुअली ये ऑटोमेटिक आईटी सिस्टम में होता है। यानी जब ये इनवॉइस बनाने जाएगा ना तो इसको बोला जाएगा पीओ डालो, इसको बोलेगा जीडीएन डालो, वो खुद ऑटोमेटिकली पॉपअप करके टोटल अमाउंट दिखा देगा। इसके पास चेंज करने के इख्तियार नहीं होते हैं क्योंकि हम एक ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं, ऐसे इदारे को ऑडिट कर रहे हैं जो हाई टेक इदारा है। और अगर यही मैनुअल है तो उसको खुद पंच करना पड़ेगा। पर खैर मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि भाई यूजुअली जब जीडीएन बनता है तो वो जीडीएन जो बना रहा होता है, गुड डिस्पैच नोट जो वेयरहाउस मैनेजर बना रहा होता है, उससे पूछा जाता है किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट बना रहे हो। अगर परचेज ऑर्डर पीछे, सेल्स ऑर्डर अगर पीछे एंटर ही नहीं हुआ होगा तो ये जीडीएन बनाने ही नहीं देगा। बात समझ आ रही है? तो आउट ही नहीं हो सकता। ये गेम समझा रहा हूँ। तो सेल्स ऑर्डर को देख के जीडीएन बनता है और जीडीएन और सेल्स ऑर्डर आपस में लिंक हो गए। फिर जब ये इनवॉइस निकालने जाएगा ना तो ये बोलेगा चलो इनवॉइस तो तुम निकाल रहे हो, पर किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट तुम वो डालोगे, किस जीडीएन के अगेंस्ट, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी पॉपुलेट हो जाएगी, प्राइस भी आ जाएगी क्योंकि प्राइस पहले ही फिक्स हो चुकी है और वो फाइनेंस वाले के पास चेंज करने का इख्तियार नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली से इनवॉइस निकालेगा, पर इनवॉइस भी प्री नंबर्ड होगी। याद रखिएगा, इनवॉइस भी प्री नंबर्ड होगी। प्री नंबर इसलिए क्योंकि हमें रेफरेंस देना होता है ना कि भाई आपको ये इनवॉइस नंबर है आपके पास आया, इसकी पेमेंट तो करा दो। बात क्लियर है? खैर आगे हमने कहा टू इंश्योर प्रॉपर इनवॉइसिंग विद करेक्ट अमाउंट। तो क्या करेगा? इनवॉइस शुड बी प्रिपेयर्ड यूजिंग परचेज ऑर्डर और जीडीएन। इसको सेल्स ऑर्डर लिख देते हैं यहाँ पर, ये आ गया जी। अच्छा, मैंने कहा यहाँ से क्या होगा? प्राइस वेरिफिकेशन, यहाँ से क्वांटिटी वेरिफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। आगे जी, अब मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक मकसद है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ गुड्स डिस्पैच हो गए हों और उसकी सेल्स बुक नहीं हुई हो। यानी यहाँ पे कंप्लीटनेस का रिस्क है, यहाँ पे कंप्लीटनेस का रिस्क है। मेरी बात को फोकस होकर सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि गुड्स डिस्पैच हो गए और उसकी इनवॉइस नहीं बनी। तो इस मकसद को अचीव करने के लिए एक इदारा ये कंट्रोल लगाएगा कि वो रिकन्सिलिएशन बनाएगा। अच्छा, रिकन्सिलिएशन बनाएगा किसके बीच में? दो चीज़ों के बीच में, गुड डिस्पैच नोट और इनवॉइसेस प्रिपेयर्ड। यानी जितने जीडीएन बने, क्या उसकी इनवॉइस बन चुकी है? जवाब आता है यस, तो मतलब उसकी इनवॉइस बन चुकी, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो गया, मकसद अचीव हो गया। अगर नहीं बनी तो वो यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें एक और चीज़ नहीं सिखाता हूँ, न्यू सिखाता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है इनवॉइस बन गई हो, लेजर में नहीं गई हो। यानी देखो तीन चीज़ें हैं, इनवॉइस ही नहीं बनी, तो वो कैसे देखा हमने? जीडीएन वर्सेस इनवॉइसेस को मैच किया। फिर मैंने कहा इनवॉइस बन गई और सिस्टम में नहीं गई, तो फिर क्या करूंगा? लेजर से रिकन्सिलिएशन बनाऊंगा किसकी? इनवॉइस की। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है हाईटेक कंपनीज के अंदर कि ये रिकन्सिलिएशन यानी इनवॉइस और लेजर की रिकन्सिलिएशन बनाना इसलिए लाजमी नहीं होता क्योंकि जब आप इनवॉइस जनरेट कर रहे होते हो तो जैसे ही वो इनवॉइस जनरेट करता है ऑटोमेटिकली एंट्री चली जाती है, ऑटोमेटिकली एंट्री पार्क हो जाती है, क्योंकि कस्टमर कोड्स भी होते हैं। यानी कस्टमर कोड है XYZ, तो XYZ कस्टमर कोड पे जब तुमने रिसीवेबल डेबिट किया, सेल्स क्रेडिट किया, तो वो रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एंट्री खुद ब खुद पड़ जाएगी जब तुम इनवॉइस जनरेट करो, क्योंकि वो तुमसे पूछता है क्या ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है, न्यू कस्टमर है।
अगर न्यू कस्टमर है तो फिर जब उसकी सेटिंग हो रही थी पीछे, जब उसका परचेज ऑर्डर आया था तभी उसको कस्टमर कोड असाइन हो गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो खैर ये तो बात हो गई ये। अब अच्छा बात समझें, बात तो ये हुई ना कि इनिशिएट कहाँ से हुई, सेल्स रिकॉर्ड यहाँ पे आके हो रही है। क्योंकि अगर मैं ये सारे काम एक बंदे को दे दूंगा तो वो तो फेक या फ्रॉडुलेंट सेल्स बुक करेगा। पर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल ऐसा लगा हुआ है, सेल्स बुक ही नहीं हो सकती जब तक गुड डिस्पैच नोट ना बन जाए। क्योंकि आपको सिस्टम बोलेगा इसमें GDN डालो तो मैं सेल्स बुक करूंगा, अदरवाइज अलाउड नहीं। और GDN वाले को बोलेगा सेल्स ऑर्डर डालो जब तक मैं GDN बनाने नहीं दूंगा। तो ये कंट्रोल है। और सर इसमें एक आखिरी कंट्रोल ये होता है, इसमें एक आखिरी कंट्रोल ये होता है कि आप के जो रिसीवेबल्स हैं उनके लिए आप बनाएंगे एजिंग। उनके लिए आप क्या बनाएंगे, एजिंग। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके जो रिसीवेबल हैं उनके आप बनाएंगे एजिंग और उसकी रिकवरी पे फॉलोअप करेंगे, उसकी रिकवरी पे फॉलोअप करेंगे। अच्छा अब आपको सवाल में वो लिख के देगा कि भाई एजिंग अपडेट होती है हर 2-2 महीने बाद, एजिंग अपडेट होती है हर 2 महीने के बाद। भाई मुझे एक बात बताओ, एक बंदे को तुमने क्रेडिट पीरियड ही 1 महीने का दिया हुआ है तो वो तो उसको पता लग जाएगा भाई ये 2 महीने में फॉलोअप करता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कह सकता हूँ कि टेक्निकली तुमने 2 महीने का उसको क्रेडिट पीरियड दे दिया। तो ये याद रखिएगा कि डिलेज इन प्रिपेयरिंग एजिंग विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन इरिकवरेबल अमाउंट। यानी भाई आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे उसको, क्यों, क्योंकि आपने तो मतलब ना चाहते हुए भी ज़्यादा टाइम दे दिया उसको। तो खैर याद रखिएगा रिसीवेबल बुक होगी, अब बारी आती है इसके रिसीवेबल की। रिसीवेबल पे मॉनिटरिंग कैसे होगी, जब एजिंग बनेगी। एजिंग क्या होती है, कौन सा रिसीवेबल कितना पुराना हो गया, कब सेल हुआ था, क्या उसको दिन दिए गए थे पे करने के लिए, कितना ओवर ड्यू हो चुका है। और अगर आपको ये कहे कि ये रिकवरी भी सेल्स एजेंट करता है, सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा करता है, तो क्या ये रिकवरी के लिए बंदा सही है? नहीं, क्योंकि ये जाएगा सामने वाले को बोलेगा भाई पैसे दे, वो बोलेगा निकल यहाँ से, नहीं दे रहा पैसे, ये बोलेगा ओके निकल रहा हूँ क्योंकि हम आपसे माल खरीद रहे हैं, अब हमसे हमारा तो बोनस ही बोनस लेके जा रहा है। आप रिकवरी ना भी दें हमारी तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो क्या ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे होनी चाहिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। जिसने सेल्स की वो बंदा अलग, जो रिकवरी वाला बंदा है वो अलग। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिकवरी सेल्स के बंदे ने करनी है तो मैं आपको फिर ये बता दूं ये एक इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। क्योंकि सेल्स वाला सिर्फ ये चाहेगा, सेल्स वाला सिर्फ ये चाहेगा उसकी सेल्स बूस्टअप होती रहे। अगर वो रिकवरी करने गया, उसने बदतमीजी की, तो फिर वो कस्टमर लूज करेगा, उसकी सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, तो उसके बोनसेस पे इम्पैक्ट आएगा। बात क्लियर है? तो सर दिस वॉज ऑल अबाउट सेल्स साइकिल। मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।